हम लोग पढ़ रहे हैं इंडियन पॉलिटी, और इंडियन पॉलिटी में आज हम पढ़ेंगे इलेक्शन यानी कि निर्वाचन के बारे में। हम लोग देखेंगे कि भारत के संविधान में इलेक्शन को लेकर क्या प्रोविज़न किए गए हैं, देश की संसद या राज्य की विधायिका ने इस बारे में क्या कानून बनाए हैं। साथ ही साथ इलेक्शन मैकेनिज्म यानी कि चुनावी तंत्र को हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से प्रशासनिक मशीनरी और कौन कौन से अधिकारी चुनाव करवाने में अपनी भूमिका निभाते हैं। साथ ही साथ इलेक्शन प्रोसेस को भी हम लोग एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करेंगे। चुनाव की घोषणा, नॉमिनेशन फाइल करना, उसके पश्चात चुनाव का प्रचार, वोटिंग और रिजल्ट डिक्लेयर होने तक की प्रोसेस को हम लोग स्टडी करेंगे। फ्री एंड फेयर इलेक्शन यानी कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव किसी भी लोकतंत्र की आखिरी जमानत होते हैं। अगर चुनाव फेयर और ट्रांसपेरेंट मैनर में नहीं है तो किसी भी लोकतंत्र को एक तानाशाही सरकार बनने में या तानाशाही स्टेट बनने में उसको समय नहीं लगता। यही कुछ वजह रही कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर या संविधान निर्माता थे, उन्होंने फ्री एंड फेयर इलेक्शन को लेके काफ़ी गंभीर प्रयास किए। इसके लिए अलग से संविधान का एक भाग यानी कि पार्ट 15 इलेक्शन को लेके बनाया गया, जिसमें अनुच्छेद 324 से लेके 329 यानी कि कुल 6 आर्टिकल के अंदर इलेक्शन को या इलेक्शन प्रोसेस को लेके जिक्र किया गया है। सबसे पहला है आर्टिकल 324। आर्टिकल 324 ये बोलता है कि देश में एक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय निर्वाचन आयोग होगा, जिसका काम देश की संसद, राज्य की विधायिका, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव करवाना होगा। देश की संसद के अंदर 2 चुनाव होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। ये काम भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करवाता है। और राज्य विधायिका यानी कि स्टेट लेजिस्लेटिव, इसमें भी 2 सदन होते हैं, राज्य विधानसभा यानी कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो हर स्टेट में पाई जाती है, और दूसरा कुछ जो 6 राज्य हैं उनमें राज्य विधान परिषद यानी कि स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल भी पाई जाती है, उसका इलेक्शन भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करवाता है। फिर से देखते हैं कि संसद, राज्य विधायिका, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव करवाने की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास होगी। और इस इलेक्शन के संबंध में इन चुनावों के अधीक्षण यानी कि सुपरिटेंडेंस, निर्देशन यानी कि डायरेक्शन, नियंत्रण यानी कि कंट्रोल। सुपरिटेंडेंस, डायरेक्शन एंड कंट्रोल यानी कि अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की जो भी शक्ति है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास होगी। वर्तमान में जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है ये 3 मेंबर हैं इसमें। एक है आपका चीफ इलेक्शन कमिश्नर यानी कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त, और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त यानी कि 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर। 3 मेंबर्स को लेके जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बना है। दूसरा अनुच्छेद इसमें है अनुच्छेद 325, जो बोलता है कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव के लिए एक ही वोटर लिस्ट होगी, यानी कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव के लिए एक निर्वाचक नामावली या मतदाता सूची होगी। वोटर लिस्ट एक लिस्ट होती है जिसके अंदर वोटर्स की डिटेल होती हैं, जैसे उनके फोटोग्राफ्स, उनके नाम, उनके गार्जियन, उनका एड्रेस और उनकी वोटर आईडी का नंबर। तो अनुच्छेद 325 बोलता है कि एमपी और एमएलए के इलेक्शन के लिए एक ही वोटर लिस्ट होगी, यानी कि अलग अलग नहीं होगी। साथ ही साथ अनुच्छेद 325 ये बोलता है कि किसी भी व्यक्ति को सिर्फ इन आधारों पे यानी कि धर्म, नस्ल, जाति और लिंग यानी कि रिलीजन, कास्ट, रेस एंड सेक्स, इन आधार के ऊपर किसी भी व्यक्ति को मना नहीं किया जा सकता कि आपको वोट डालने का अधिकार नहीं होगा। जैसे कि सरकार है या स्टेट है, वो किसी भी व्यक्ति को इस आधार पे उसके वोट डालने के अधिकार से वंचित नहीं कर सकती कि वो इस धर्म से बिलोंग करता है या इस कास्ट से है या मेल, फीमेल या ट्रांसजेंडर है। हालांकि और आधार पे किया जा सकता है, जिसको हम देखेंगे कि अनुच्छेद 326 ये बोलता है कि लोकसभा और विधानसभा के लिए जो चुनाव होंगे वो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार यानी कि यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज पे होंगे। इसका अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति जो एक निश्चित आयु सीमा को पार कर चुका है और भारत का नागरिक है, उसे वोट डालने का अधिकार होगा। 65वें संविधान संशोधन से पहले ये आयु 21 वर्ष थी और उसके बाद से अब आयु 18 वर्ष है, यानी कि प्रेजेंट सिचुएशन ये है कि कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक है और उसकी आयु 18 वर्ष से ज़्यादा है वो वोट डालने का अधिकार है। पर शर्त ये है कि वो व्यक्ति देश की संसद या राज्य की विधायिका के द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के तहत इनएलिजिबल ना हो।
इसको भी एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि जेल में जो बंद व्यक्ति हैं उनको वोट डालने का अधिकार नहीं है, यानी कि वो जेल में कोई व्यक्ति बंद है तो इलेक्शन के टाइम पे वो आदमी क्लेम नहीं कर सकता कि वोट डालना मेरा अधिकार है, मैं वोट डाल के आऊँगा, मुझे छोड़ा जाए। तो यानी कि 326 को फिर से पढ़ते हैं तो ये बोलता है कि लोकसभा और विधानसभा के लिए जो इलेक्शन होंगे वो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार या यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज के आधार पे होंगे। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अर्थ ये है कि कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक है और प्रेजेंट समय में 18 वर्ष से अधिक आयु का है वो वोट डालने का अधिकार रखता है, लेकिन शर्त इसके साथ ये भी है कि उसे संविधान या संसद या राज्य विधायिका के तहत बनाए गए किसी भी कानून के तहत वो दोषी ना हो, या इस संबंध में जो कानून बनाने का अधिकार है वो संसद या राज्य विधायिका के पास है। 327 ये बोलता है कि देश की संसद वोटर लिस्ट के बारे में या जो इलेक्शन चुनावी हलके हैं उनके परिसीमन के बारे में कोई भी कानून बना सकती है, यानी कि संसद के पास ये अधिकार होगा। 328 आर्टिकल ये बोलता है कि राज्य विधायिका यानी कि राज्य विधानसभा और विधान परिषद भी इस मामले में कानून बना सकती है, यानी कि वोटर लिस्ट और उसके संबंध में। लेकिन राज्य विधायिका के द्वारा बनाए गए कानून संसद के द्वारा बनाए गए कानूनों के सप्लीमेंट्री यानी कि अनुपूरक होने चाहिए, अभिभावी या ओवरराइड करने वाले नहीं। सप्लीमेंट्री का अर्थ है कि राज्य विधायिका जो भी कानून बनाए वो इस नेचर का हो कि वो संसद के बनाए गए कानून का समर्थन करे या उसको एड या सहायता देने वाला हो, ना कि उसको रिप्लेस करने वाला। एग्जाम्पल से समझते हैं कि जिस प्रकार से जो केंद्र सरकार है वो बूढ़े लोगों या अनाथ विधवा महिलाओं के लिए पेंशन इशू करती है जो 500 रुपये अमाउंट है पर मंथ का, लेकिन अगर राज्य सरकार चाहे तो वो इस अमाउंट को बढ़ा सकती है। हरियाणा सरकार इसको 3000 रुपये पर मंथ देती है, तो केंद्र सरकार इसके लिए इशू करती है 500 रुपये और राज्य सरकार देती है 2500 रुपये। तो राज्य सरकार इस विषय में ने जो कानून बनाया है वो केंद्र के द्वारा दी जाने वाली सहायता को एड या उसको अनुपूरक है, उसका सप्लीमेंट्री है, 500 के 3000 कर रहा है। राज्य सरकार ऐसा कोई भी कानून नहीं बना सकती जो उस 500 को जीरो कर दे, यानी कि 500 घटा दे या उसको कम कर दे। तो कहने का मतलब ये है कि राज्य विधायिका भी कानून बना सकती है वोटर लिस्ट या चुनाव से संबंधित, लेकिन उसके द्वारा बनाए गए कानून संसद के द्वारा बनाए गए कानून को अनुपूरक या सहायता देने वाले हो, उसके अगेंस्ट में या उसके विरोधी ना हो। अनुच्छेद 329 साथ ही साथ ये बात भी ध्यान देने लायक है कि परिसीमन आयोग के निर्णय जो है वो अंतिम होते हैं, यानी कि डिलिमिटेशन कमीशन के द्वारा दिए गए जो भी ऑर्डर्स हैं वो फाइनल होते हैं और उनके खिलाफ किसी भी कोर्ट में अपील नहीं की जा सकती। डिलिमिटेशन कमीशन क्या है उसको हम लोग आगे फर्दर वीडियो में देखेंगे। साथ ही साथ उसके बाद आपका अनुच्छेद 329 है। अनुच्छेद 329 ये बोलता है कि अगर एमपी या एमएलए लोकसभा या विधानसभा के चुनाव को लेके अगर कोई डिस्प्यूट या विवाद पैदा हो गया है और कोई भी पार्टी अगर उसको चैलेंज करना चाहती है तो वो चैलेंज किस ऑफिसर या किस संस्था के सामने किया जाएगा और किस मैनर में जो वो पिटीशन है वो याचिका दायर की जाएगी चुनाव के विरुद्ध, ये निर्धारित करने का अधिकार देश की संसद के पास है। और वर्तमान में जो व्यवस्था ये दी गई है कि एमपी या एमएलए के चुनाव को के डिस्प्यूट को लेके जो याचिका या पिटीशन फाइल की जाती है, कंप्लेंट, वो हाई कोर्ट में की जाती है और हाई कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। इसी बीच 1975 में एक 39वां संविधान संशोधन तत्कालीन प्रधानमंत्री जो इंदिरा गांधी है वो लेके आई थी। उसमें सीन ये था कि इंदिरा गांधी के चुनाव को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अवैध यानी कि इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया था। उसके बाद इंदिरा गांधी 39वां संविधान संशोधन लेके आई और उस संशोधन के द्वारा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 329 ए जोड़ा गया जो ये बोलता था, यानी कि आर्टिकल 329 ए के अकॉर्डिंग प्रधानमंत्री के चुनाव को किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। लेकिन ये जो है संविधान की मूल भावना या बेसिक स्ट्रक्चर के विरुद्ध था, तो इसी को लेके सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राजनारायण केस में 323 ए को अवैध डिक्लेयर यानी कि वॉइड डिक्लेयर कर दिया।
तो यानी कि 323A जो है वो निरस्त है। और किस केस में निरस्त हुआ है, ये आपका इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राजनारायण केस में हुआ है। इसके साथ 323B जब हम लोग ट्रिब्यूनल पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था कि भारत की संसद के पास ये अधिकार है कि वो इलेक्शन डिस्प्यूट को लेके एक ट्रिब्यूनल बना सकती है एक कानून पास करके, और वो ट्रिब्यूनल जो है MP और MLA के जो इलेक्शन है उसके डिस्प्यूट को देखेगा। और ओरिजिनली ये था कि उस ट्रिब्यूनल के निर्णय के विरुद्ध अपील नहीं की जा सकती हाई कोर्ट में, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने चंद्र कुमार केस में इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा। और सुप्रीम कोर्ट के अनुसार जो जुडिशियल रिव्यू है वो हाई कोर्ट के क्षेत्राधिकार में आता है, यानी कि तो जो ये प्रोविज़न की 323B के तहत जो ट्रिब्यूनल बनेगा उसके ऑर्डर को हाई कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता, इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया। लेकिन अभी भी संसद के पास ये पावर है कि वो 323B का उपयोग करते हुए एक ट्रिब्यूनल बना सकती है जो MP और MLA से जुड़े हुए डिस्प्यूट को देखता है। अब बात करते हैं चुनावी तंत्र या इलेक्शन मैकेनिज्म की, किस तरीके से प्रशासनिक मशीनरी या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो देश में चुनाव को संपन्न करवाता है। जैसा हमने देखा आर्टिकल 324A जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है के बारे में है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो पूरे नेशनल लेवल पे या राष्ट्रीय स्तर पे चुनाव को करवाने की जिम्मेदारी रखता है। वर्तमान में इसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त, यानी कि 1 चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर है। उसके बाद स्टेट लेवल पे राज्य स्तर पे देखते हैं तो राज्य स्तर पे चुनाव करवाने की जिम्मेदारी आपकी मुख्य निर्वाचन अधिकारी या चीफ इलेक्टोरेट ऑफिसर की होती हैं। ये अधिकारी जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं, और ये अधिकारी प्राय जो राज्य है स्टेट के अंदर काम करने वाले अधिकारी होते हैं, ऑफिसर्स होते हैं। इनकी अपॉइंटमेंट के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया संबंधित राज्य सरकार से परामर्श या कंसल्ट करता है और उसके बाद इनकी अपॉइंटमेंट करता है। राज्य के बाद उससे निचला स्तर आया आपका जिला स्तर। तो जिला स्तर पे चुनाव करवाने की जिम्मेदारी आपकी जो है वो जिला निर्वाचन अधिकारी या डिस्ट्रिक्ट इलेक्टोरेट ऑफिसर के पास होती है। इनकी अपॉइंटमेंट भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करता है। और ये जो DEO होते हैं ये भी राज्य सरकार में अधिकारी होते हैं। जनरली DC या DM को अपॉइंट किया जाता है, और इनकी अपॉइंटमेंट से पहले भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया राज्य सरकार से परामर्श या कंसल्ट करते हैं। जिले के बाद जो उससे निचला स्तर है वो चुनाव अधिकारी है, यानी कि रिटर्निंग ऑफिसर। इनको हम लोग मान सकते हैं कि कोई भी चुनावी हल्का, जो लोकसभा का चुनावी हल्का या विधानसभा का चुनावी हल्का है, उस हल्के के अंदर चुनाव करवाने की स्मूथ वे में कंडक्ट करवाने की जिम्मेदारी रिटर्निंग ऑफिसर की होती है। इनको भी अपॉइंट किया जाता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। ये भी राज्य स्तर के अधिकारी होते हैं, DC या SDM हो सकते हैं। और इनकी अपॉइंटमेंट के लिए भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया राज्य सरकार से परामर्श करते हैं और उनको अपॉइंट करते हैं। उसके पश्चात इससे भी निचले स्तर पे एक होता है आपका इलेक्टोरल रोल ऑफिसर, जो लगभग तहसील के स्तर पे या तहसीलदार स्तर का अधिकारी होता है। इसका मुख्य काम ये होता है, जो इलेक्टोरल रजिस्टर ऑफिसर यानी कि चुनाव निबंधन अधिकारी होते हैं, इनका मुख्य काम वोटर लिस्ट को प्रिपेयर करना या उसको अपडेट करना होता है, जिसके अंदर समय समय पे नए वोटर्स को जोड़ना, जो वोटर एरिया से चले गए हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है उनका नाम लिस्ट से काटना, यानी कि प्रिपेयर करने का जो काम है, अपडेट करने का काम, वो चुनाव निबंधन अधिकारी या इलेक्टोरेट रजिस्ट्रेशन ऑफिसर का होता है। ये प्राय तहसीलदार रैंक के अधिकारी होते हैं या उससे ऊपर भी हो सकते हैं। उसके बाद आते हैं सबसे निचले स्तर पे, यानी कि जो चुनाव केंद्र को संभालते हैं, इनको पीठासीन अधिकारी या प्रेसिडाइजिंग ऑफिसर बोलते हैं। इनका मुख्य काम जो चुनाव केंद्र है, चुनाव केंद्र पे जितने भी बूथ है एक या एक से अधिक, वहाँ पे उस चुनाव केंद्र पे इलेक्शन सेंटर पे चुनाव को स्मूथ वे में कंडक्ट करवाना इनकी जिम्मेदारी होती है। इनकी अपॉइंटमेंट यानी कि डिस्ट्रिक्ट इलेक्टोरेट ऑफिसर के द्वारा की जाती है। उससे आगे जो हैं वो आते हैं पर्यवेक्षक यानी कि ऑब्जर्वर। ये ऑब्जर्व करते हैं पूरी इलेक्शन प्रोसेस को, जो भी दायित्व उनको दिया जाता है। भारत में जो है
तरीके यानी कि 5 तरीके के इलेक्शन ऑब्जर्वर हैं, पर्यवेक्षक है। सबसे पहले है सामान्य ऑब्जर्वर। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा इनको अपॉइंट किया जाता है और ये चुनाव के अंदर हर चरण की प्रक्रिया को ध्यान से देखते हैं ताकि चुनाव जो है वो ट्रांसपेरेंट और फेयर मैनर में कंडक्ट हो सके। उसके बाद आते हैं आपके एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर। इनका मुख्य काम जो है वो ये देखना होता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया या भारत के कानून के तहत जो भी लिमिट तय की गई है कि उस लिमिट से ज़्यादा कोई भी चुनाव लड़ने वाला कैंडिडेट खर्च नहीं कर सकता, कि उसका पालन हो रहा है या नहीं। इसके अलावा वोट चोरी या कोई वोट खरीद का मामला है उसके ऊपर भी ध्यान रखना एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर का काम है। तीसरा है पुलिस ऑब्जर्वर। पुलिस ऑब्जर्वर 2 लेवल पे अपॉइंट किए जाते हैं, एक तो स्टेट लेवल पे और एक जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। ये प्राय IPS अधिकारी होते हैं और संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष तौर पर ये लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को संभालते हैं ताकि कहीं भी हिंसा या गड़बड़ी ना पैदा हो। चौथा आपका है जागरूकता या अवेयरनेस ऑब्जर्वर। सबसे पहले 2014 में इसकी शुरुआत की गई। इनका मुख्य कार्य है जो वोटर हैं उनके बीच में जागरूकता पैदा करना, पेड न्यूज़ या इससे संबंधित जो भी चीज़ें हैं उससे निपटना है। उसके बाद आते हैं आपके माइक्रो ऑब्जर्वर। माइक्रो ऑब्जर्वर का मुख्य काम ये है कि जो सेलेक्टेड बूथ होते हैं, कुछ चुने हुए मतदान केंद्र है जहाँ पे हिंसा की संभावना है या चुनाव से जुड़े हुए जो मतदान है उससे जुड़ी हुई रिकॉर्ड जिन क्षेत्रों का खराब है वहाँ पे इनको अपॉइंट किया जाता है। जो माइक्रो ऑब्जर्वर है उस मतदान केंद्र पे ऊपर नज़र रखते हैं और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को रिपोर्ट करते हैं। उसके बाद जो एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर है उनकी सहायता के लिए असिस्टेंट एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर की भी व्यवस्था की गई है। उसके बाद बात करते हैं प्रोसेस की कि किस तरीके से चुनाव संपन्न होते हैं। सबसे पहला है समय, तो जो कि चुनाव कब करवाए जाते हैं, तो चुनाव हर 5 वर्ष के पश्चात करवाए जाते हैं क्योंकि लोकसभा और जो विधानसभा है उसका टेन्योर 5 वर्ष का होता है। 5 वर्ष के पश्चात वो भंग हो जाती है। कई बार 5 वर्ष से पहले भी चुनाव करवाए जा सकते हैं जब राष्ट्रपति या राज्यपाल के द्वारा सदन को भंग कर दिया जाता है तो नए चुनाव की व्यवस्था करनी पड़ती है। तो 5 वर्ष या जब भी लोकसभा और विधानसभा भंग हो जाती है तो उस समय पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया देश में चुनाव करवाता है। और अब कितने समय में चुनाव करवाए जाने चाहिए इसके बारे में संविधान में स्पष्ट रूप से तो उल्लेख नहीं है, लेकिन जब हम आर्टिकल 85 और आर्टिकल 174 को पढ़ते हैं तो ये बात बोलता है कि लोकसभा और विधानसभा की 2 बैठकों के बीच में 6 महीने से अधिक का समय नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि पिछली बैठक से लेके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास 6 महीने का समय होता है कि उन 6 महीनों के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को चुनाव करवा लेना ही होगा। तो बात करते हैं कि स्केड्यूल यानी कि किस तरीके से कार्यक्रम चलता है। जब लोकसभा या विधानसभा भंग हो जाती है तो नए चुनाव की घोषणा होती है। नए चुनाव की घोषणा के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और जैसे ही ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आचार संहिता लागू हो जाती है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को करने के तुरंत बाद एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन या अधिसूचना जारी करता है। इस अधिसूचना जारी होने के पश्चात नामांकन या नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू होती है। नॉमिनेशन फाइल करने के लिए सभी कैंडिडेट को एक निश्चित समय मिलता है और जब नॉमिनेशन फाइल हो जाते हैं, नॉमिनेशन फाइल होने के 1 सप्ताह के बाद जो भी नॉमिनेशन फाइल किए गए हैं अधिकारी उन नॉमिनेशन की जांच करते हैं और जो नॉमिनेशन ठीक पाए जाते हैं उनको 2 दिन का समय मिलता है कि वो इलेक्शन से हट सकते हैं या अपना नॉमिनेशन वापस ले सकते हैं। जो भी उम्मीदवार अपना नॉमिनेशन वापस नहीं लेते हैं उन्हें कम से कम 2 सप्ताह या 14 दिन के लिए चुनाव प्रचार का समय मिलता है। साथ ही साथ जो भी चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार हैं उनको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा डेजिग्नेट या नॉमिनेट किए हुए अधिकारी के सामने शपथ लेनी पड़ती है और जो व्यक्ति डिटेंशन कैंप में यानी कि उनको निवारक अधिनियम के तहत बंदी बनाया गया है वो डिटेंशन कैंप के कमांडेंट के सामने
कोई व्यक्ति बीमार है और उम्मीदवार बीमार है और हॉस्पिटल में वो एडमिट है, तो वो चीफ मेडिकल ऑफिसर के सामने, कोई व्यक्ति इलेक्शन लड़ रहा है और भारत से बाहर है, तो वो भारत के हाई कमिश्नर या जो डिप्लोमेट राजदूत हैं उनके सामने उनको शपथ लेनी होती है। और जो ये शपथ लेने का समय है, ये नॉमिनेशन फाइल करने के दिन से लेके नॉमिनेशन की जब जांच होती है, उस जांच के शुरू होने के एक दिन पहले तक उस व्यक्ति को शपथ ले लेनी होती है। जैसा हमने पहले देखा, जो नॉमिनेशन है उसके लिए एक व्यक्ति को कम से कम 2 सप्ताह का समय मिलता है। इसी प्रकार प्रचार के लिए भी उम्मीदवारों को कम से कम 2 सप्ताह का समय मिलता है। और कोई भी उम्मीदवार जो है वो चुनाव समाप्त होने के 48 घंटे पहले तक अपना चुनाव प्रचार कर सकते हैं। जो भी आचार संहिता या मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट हम लोग सुनते हैं, ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट ना तो देश की संसद और ना ही इलेक्शन कमीशन बनाती है। ये आचार संहिता कुछ ऐसे प्रिंसिपल या नियम सिद्धांत बनाए गए हैं जो सभी राजनीतिक दलों ने अपनी आपसी समझबूझ या सहमति के साथ बनाया है। हालांकि अगर इनका वायलेशन या उल्लंघन होता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। उसके बाद बात करते हैं मतदान की, यानी कि वोटिंग। देश में गुप्त मतदान होता है, यानी कि सीक्रेट वोटिंग होती है, कि कोई व्यक्ति किसको वोट कर रहा है इसकी जानकारी थर्ड पार्टी या किसी को भी नहीं होती। इसके अलावा जो वोटिंग सेंटर है मतदान केंद्र सार्वजनिक पब्लिक प्लेसों पे बनाए जाते हैं। ये बात ध्यान रखी जाती है कि कोई भी वोटर को 2 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी ना तय करनी पड़े और भीड़ भाड़ अधिक ना हो, यानी कि किसी भी पोलिंग स्टेशन पर 1500 से अधिक वोटर ना हो। 1998 में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम की शुरुआत की गई थी और 2003-4 से इसका एक्सटेंसिव प्रयोग किया जा रहा है। अब बात करते हैं मतगणना यानी कि वोटिंग की। तो वोटिंग के लिए जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चुनाव अधिकारी को नियुक्त करता है या जो ऑब्जर्वर होते हैं उनके सामने वोटिंग की जाती है। इंडिया के अंदर फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम को अपनाया गया है, यानी कि जो भी व्यक्ति सबसे ज़्यादा वोट लेता है उसको विजयी घोषित कर दिया जाता है। यानी कि देश में इलेक्शन जीतने के लिए ज़रूरी नहीं है कि उसे 50% से अधिक वोट लेने हो, जैसा कि प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन यानी कि समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में अपनाया गया है। इसके अलावा भारत में सिस्टम ये है कि जो भी व्यक्ति, भले ही उसको 50% से ज़्यादा वोट ना मिले, जो व्यक्ति सबसे अधिक मत लेके जाएगा उसे विजयी घोषित कर दिया जाएगा। जैसा हमने 329 में पढ़ा कि याचिका यानी कि पिटीशन, अगर चुनाव को लेकर कोई भी विवाद पैदा होता है तो उसकी पिटीशन उम्मीदवार के द्वारा कदाचार के आधार पर हाई कोर्ट में फाइल की जा सकती है। और ये जो पिटीशन है इसको सिविल पिटीशन नहीं माना जाता, क्योंकि ये एक व्यक्ति को ना लेके पूरे एरिया को इंक्लूड करती है। अब बात करते हैं कुछ कानून की। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 यानी कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126A के तहत देश में जब चुनाव शुरू होते हैं उसके प्रथम चरण से लेके और अंतिम चरण के चुनाव समाप्त होने के आधा घंटा बाद तक आप जो एग्जिट पोल नहीं इशू कर सकते, क्योंकि ऐसी आशंका होती है कि एग्जिट पोल के इशू होने से वोटिंग बिहेवियर बदल सकता है जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन के अगेंस्ट जाता है। दूसरा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 यानी कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126 के तहत जो चुनाव सामग्री है उसके टीवी और सिनेमेटोग्राफी के प्रदर्शन पर 48 घंटों के अंदर रोक है। यानी कि जो चुनाव समाप्त होने वाला है उसके 48 घंटों के अंदर तक जो चुनाव प्रचार है टीवी और सिनेमा के माध्यम से वो नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही आरपी एक्ट 1951 यानी कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127A के तहत जो भी चुनाव प्रचार सामग्री, पैम्फलेट, पोस्टर छापे जाते हैं उसके ऊपर उस छापने वाले जो प्रकाशक है और उसके मुद्रक का नाम और पता होना ज़रूरी है। इसी तरह आईपीसी 171H ये बोलती है कि किसी भी कैंडिडेट की परमिशन के बिना एडवर्टीजमेंट इत्यादि पे खर्च नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर ऐसा किया जाएगा तो एक अपराध होगा। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो जो चुनावी खर्च है वो एक सीमा से ज़्यादा बढ़ जाएगा और जिसकी वजह से जो ज़्यादा पैसा
और ज़्यादा धन वाला उम्मीदवार है वो इलेक्शन को अपने पक्ष में झुका लेगा। तो इलेक्शन के बारे में था। उम्मीद है इससे जुड़े जो भी क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे आप उनको इजीली टैकल कर पाएंगे। थैंक यू।